नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी डिफेंडर्स पर स्वागत है। आज हम उस देश के बारे में जानेंगे जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, जिसकी करेंसी में फ्लक्चुएशन होने से दूसरे नेशंस में खलबली मच जाती है, जिसके चुनाव सभी न्यूज चैनल में सुर्खियां बनाते हैं। तो कौन सा है वो देश? वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए जानते हैं अमेरिका की उस क्रांति के बारे में जिसने जन्म दिया ऐसे देश को, जिसने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल दिया और बना इस सदी का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर। अमेरिका के इतिहास की बात करें तो बोला जाता है इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था 12 अक्टूबर 1492 को। लेकिन न्यू रिकॉर्ड्स की माने तो अमेरिका को रियल में डिस्कवर करने वाले जो लोग थे उनका नाम क्लोविस पीपल था और वो एशियन थे। और क्लोविस इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके फॉसिल रिकॉर्ड क्लोविस प्लेस पर मिले थे जो मैक्सिको स्थित है। क्लोविस पीपल से पहले यहाँ पर प्री क्लोविस पीपल रहते थे। इन दोनों समूहों के जीन नेटिव अमेरिकन में मिलते हैं, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। जब डिस्कवरी हुई इस कॉन्टिनेंट की तो वेरियस यूरोपियन पावर ने यहाँ पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे पहले था स्पेन, फिर फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्वीडन ने यहाँ पर कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर दिया। स्पेन ने अपनी कॉलोनी फ्लोरिडा में बसाई, फ्रांस ने अपनी कनाडा एंड लुजियाना में बसाई, ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनी बसाई ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए पर। ये जो 13 कॉलोनीज थी इसको प्रमोट करती थी ब्रिटेन की चार्टर्ड कंपनीज और इसको अप्रूवल देते थे ब्रिटिश क्राउन। जेम्स टाउन वर्जीनिया में ब्रिटिश की सबसे पहली सेटलमेंट थी जो कि 1607 में बसाई गई थी और जो मेन रीजन था ब्रिटिशर्स का आने का यहाँ पर वो था ट्रेड एंड रिलीजन। वर्जीनिया कंपनी ने सेटलमेंट स्टार्ट किया था जेम्स टाउन में फॉर द कमर्शियल वेंचर। जो ब्रिटेन से लोग पहली बार अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर आए उनको पिलग्रिम फादर्स बोला गया और पिलग्रिम फादर इसलिए आए थे ताकि वो रिलीजियस परसिक्यूशन से बच सकें। और 50 साल में ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज यूएसए के ईस्ट कोस्ट पर बसा ली। पिलग्रिम फादर्स जो कि ब्रिटेन से अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर आए थे वो एक शिप में आए थे, उस शिप का नाम था मेफ्लार। आइए अब जानते हैं ब्रिटिशर्स ने 13 कॉलोनीज कैसे स्थापित करी। पिलग्रिम फादर्स जो ब्रिटेन से अमेरिका में परसिक्यूशन से बचने के लिए मेफ्लार शिप में आए थे, उन्होंने यहाँ पर सिविल और रिलीजियस ऑटोनॉमी एंजॉय करी और यहाँ पर उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ब्रिटेन से संबंध नहीं तोड़े। सदर्न कॉलोनीज जैसे कि वर्जीनिया एंड जॉर्जिया बड़ी जल्दी डेवलप होने लगे क्योंकि वहां पर टोबैको और कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा था और यहाँ पर इंग्लिश क्वेयर्स, जिन्हें लोकल भाषा में जमींदार भी कहा जा सकता है, वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ओन रखते थे। जॉर्ज फोक्स ने ब्रिटेन में एक क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट को डेवलप किया और इसको फॉलो करने वाले क्वैकर्स कहलाते थे। ये भी परसिक्यूशन के डर से अमेरिका में आ गए और इनमें से एक प्रोमिनेंट क्वैकर थे जिनका नाम विलियम पेन था, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया को फाउंड किया और यहाँ पर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी। एक प्रोमिनेंट कैथोलिक क्रिश्चियन थे जिनका नाम लॉर्ड बाल्टीमोर था। इन्होंने मैरीलैंड स्थापित किया था और इन्होंने प्रोटेस्टेंट को भी अलो कर दिया था यहाँ पर रहने के लिए। ब्रिटेन ने न्यूयॉर्क कैप्चर किया था डच को वॉर में हराकर। स्वीडन से डेलावेयर कैप्चर किया था। मैसेच्यूसेट्स से कुछ लोग निकलकर कनेक्टिकट को स्थापित करते हैं। वैसे ही न्यू हैम्पशायर भी एक प्रोमिनेंट कॉलोनी उभर कर आता है। रोड आइलैंड एंड कनेक्टिकट को छोड़कर सभी कॉलोनीज को गवर्न करते थे गवर्नर, जिसको ब्रिटेन का राजा अपॉइंट करता था। हर एक गवर्नर की काउंसिल होती थी, हर एक कॉलोनी की असेंबली होती थी जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कि वोट के द्वारा चुने जाते थे। एंड ये क्या करते थे, लोकल टैक्स, लोकल लॉज को अप्रूव करने का काम करते थे। अब हर कॉलोनीज को ब्रिटिश प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए थी क्योंकि इन कॉलोनीज के नॉर्दर्न बॉर्डर पर फ्रेंच इन्वेजन का खतरा था, वेस्ट से नेटिव रेड इंडियंस का खतरा था। ब्रिटिश गवर्नर्स या कहे तो ब्रिटेन कैपेबल था इन सबको प्रोटेक्शन देने में, क्योंकि ये कॉलोनीज इकोनॉमिकली इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे तो टैक्स लगाने की छूट वहां की लोकल असेंबलीज को ही दी गई थी और इसी कारण से रेवोल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं बनता था 1750 तक। बट जैसे ही ये कॉलोनीज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होती जाती हैं, ब्रिटेन की पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, जैसे कि ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी का आना। इसमें पहली बात तो गवर्नर की सैलरी कॉलोनीज के एक्सचीकर से कटने लगी थी। सेकंड इज पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया कॉलोनीज को एक्सपोर्ट से और बोल दिया कि कॉलोनिस्ट अपने गुड्स सिर्फ इंग्लिश मर्चेंट को ही सेल करेंगे। थर्ड इज पे करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज इंग्लिश पोर्ट पर। फोर्थ इज कॉलोनिस्ट कम्पीट नहीं करेंगे इंग्लिश मैन्युफैक्चरर से। इन मर्केंटलिस्ट पॉलिसी का कॉलोनिस्ट ने पुरजोर विरोध किया और वो स्मगल करने लगे सामान को। ब्रिटेन के एनिमीज के साथ भी ट्रेड करने लगे थे ये कॉलोनिस्ट।
और ये पॉलिसी में चेंज 7 ईयर वॉर के कारण आया जो कि फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच हुई थी। हालांकि ब्रिटेन इस वॉर को जीत गया था, बट ब्रिटेन की इकोनॉमी के हालात खराब हो गई। जब ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर कनाडा ब्रिटेन को देना पड़ा, जिससे कॉलोनिस्ट में डर खत्म हो गया फ्रांस के हमले का, और इन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिश अथॉरिटी को, क्योंकि ब्रिटेन कॉलोनीज को फाइनेंशियली एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुका था, जैसे कि हाई टैक्सेस लगाना। आइए अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट हुए जिससे कॉलोनिस्ट रेवोल्यूशन पर उतर आए। सबसे पहला है ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी को एनफोर्स करना, जिससे 13 कॉलोनीज पर टैक्स लगाए बिना उनके रिप्रेजेंटेटिव असेंबली से पूछे। दूसरा है शुगर एक्ट 1764, जिसमें मोलेसिस के इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया। तीसरा है स्टैम्प एक्ट 1765 और उसका वापस लेना। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स, विल्स, लाइसेंसेस पर रिवेन्यू स्टैंप लगाना कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया गया कॉलोनिस्ट के द्वारा और जिस कारण से इसको हटा दिया गया। चौथा है टाउनशेंड एक्ट 1767, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई ग्लास पर, लेड पर, पेपर पर, टी पर, जिस कारण से इसका पूरा विरोध किया गया कॉलोनिस्ट के द्वारा। पांचवा है न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट। न्यूयॉर्क को फॉरबिड कर दिया गया कि न्यूयॉर्क असेंबली कोई भी एक्ट पास नहीं कर सकती जब तक वो क्वार्टरिंग एक्ट 1765 को अप्रूव ना कर दे। क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765 में ब्रिटिश ट्रूप को कॉलोनीज ने शेल्टर, फूड एंड अदर हेल्प प्रोवाइड करवानी थी। इस दौरान गवर्नर टाउनशेंड की डेथ हो जाती है एंड नए गवर्नर लॉर्ड नॉर्थ रिपील कर देते हैं टाउनशेंड ड्यूटीज, लेकिन टी पर वो ड्यूटीज को खत्म नहीं करते। इसी कारण से बोस्टन में स्थित कॉलोनिस्ट ने प्रोटेस्ट किया कि टी के ऊपर से भी कस्टम ड्यूटी हटाओ, पर मॉब के ऊपर ब्रिटिश सोल्जर्स ने फायरिंग कर दी। इसमें 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसी को बोस्टन मैसेकर बोलते हैं। 6th रीजन है टी पर जो कस्टम लगाकर रखा था, इससे कॉलोनिस्ट में गुस्सा था। सन ऑफ लिबर्टी नामक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बोस्टन हार्बर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप पर चढ़ गए और चाय के डब्बों को समुद्र में फेंकने लगे। इसका जवाब ब्रिटेन ने क्यूबेक एक्ट 1974 पास करके दिया, जिसने ब्रिटेन एंड कनाडा में कैथोलिक रिलीजन को स्टेट रिलीजन बना दिया और कॉलोनिस्ट के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोक दिया। इसको अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने एज अ क्वेश्चन मेजर की तरह लिया और यहाँ से स्टार्ट होती है अमेरिकन रेवोल्यूशन की कहानी, जो कि 1775 से 1783 तक चली। अब आइए समझते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई। अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है, जो 1774 में रखी गई वर्जीनिया कॉलोनी के द्वारा। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एंड सैमुअल एडम्स, जॉन जे भी पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने किंग को पेटिशन भी सेंड करी ताकि रिप्रेशन बंद हो अमेरिकन कॉलोनिस्ट का, और कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन भी स्थापित किया ताकि ब्रिटेन के साथ ट्रेड बंद किया जा सके। इसी के साथ कुछ छोटी मोटी झड़पें भी स्टार्ट हो गई, जैसे लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड की घटना, जो कि 1775 में हुई। जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसने अप्रूव कर दिया था कि तैयार हो जाओ जंग के लिए। मैसेच्यूसेट्स के लोगों ने आर्म्स एंड एम्युनिशन को गैदर कर लिया था। बोस्टन स्थित ब्रिटिश जनरल थॉमस गेज ने ट्रूप को सेंड किया कॉनकॉर्ड में इन्हीं हथियारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे ही ट्रूप्स लेक्सिंगटन पहुंचे, लड़ाई स्टार्ट हो गई और कॉलोनिस्ट मारे गए। लेकिन जब वो आर्म डिस्ट्रॉय करके वापस लौट रहे थे ब्रिटिश ट्रूप, तो कॉलोनिस्ट आर्मी ने हमला किया और 250 ब्रिटिश ट्रूप्स को मार डाला। ये सब अप्रैल 1975 की घटना है। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिलाडेल्फिया में मिलती है और एक्सेप्ट करते हैं ओलिव ब्रांच पिटीशन ऑन जुलाई 5, 1775 और इसको ब्रिटेन भेजा जाता है, जिसमें आर्म्स रिबेलियन के रीजन और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी के बारे में लिखा जाता है। लेकिन ब्रिटेन इसका जवाब प्रोहिबिटरी एक्ट 1775 से देता है, जिसमें कॉलोनीज को इंटरनेशनल ट्रेड से रोक दिया जाता है। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इसका जवाब क्यूबेक प्रोविंस के इन्वेजन से देता है और बैटल ऑफ क्यूबेक होती है। बैटल ऑफ क्यूबेक दिसंबर 1775 में होती है, जिसमें कॉलोनिस्ट हार जाते हैं और इसके बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कॉलोनीज के रिलेशन ब्रिटेन से खत्म कर देती है और अमेरिकन इंडिपेंडेंस के ऊपर डिक्लेरेशन पास करती है। अब आइए समझते हैं कि कैसे फुल स्केल वॉर स्टार्ट होती है। जैसे ही डिक्लेरेशन ऑन अमेरिकन इंडिपेंडेंस पास होता है, वैसे ही फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाती है। जॉर्ज वाशिंगटन कमांड कर रहे थे इल इक्विप्ड एंड इल ट्रेन 19,000 ट्रूप्स को और उनके अगेंस्ट थे 32,000 ट्रूप्स, जिनको कमांड कर रहे थे विलियम होफ। विलियम होफ ने जॉर्ज वाशिंगटन की सेना को हरा दिया था एक टाइम पर, बट समहाउ जॉर्ज वाशिंगटन ने और पोजीशंस पर रिगेन किया। उन्होंने ट्रेंटन को कैप्चर किया, प्रिंसटन को जीता। जनरल बुर्गियो ने
जो कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, वो बैटल ऑफ साराटोगा हार जाते हैं अक्टूबर 1777 में। फ्रांस ज्वाइन कर लेता है अमेरिकन साइड को इन 1778। इसी कारण से अमेरिकन कॉलोनिस्ट को जीतने में मदद मिलती है। जनरल कॉर्नवालिस अपने सोल्जर के साथ वॉशिंगटन को यॉर्क टाउन में सरेंडर करते हैं। इसी कारण से ब्रिटेन वॉर को हार जाता है और वॉर के एंड होते ही पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी 1783 में साइन करी जाती है और 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटेन से। आइए समझते हैं इस वार का इम्पैक्ट क्या होता है अमेरिका पर। अमेरिका एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है और एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है। वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनकर उभरता है। इक्वल राइट्स मिलते हैं किसको, विडोज को, डॉटर्स को और सभी जेंडर्स को। राइट बेस्ड सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है अमेरिका के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रांस के राजा ने अमेरिका के रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था और रेवोल्यूशन कम्युनिकेबल डिसीज की तरह फैलता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हुआ और इसके 6 साल बाद मतलब कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया और लोगों ने मोनार्की को उठा फेंका। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।